हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, मैं ऐसे प्रश्नों का सीरीज चला रहा हूँ जो रेलवे की पिछली परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। यानी ये प्रश्न जो है बार बार रिपीट होते हैं। तो आज मैं फिजिक्स का पार्ट 3 लेकर के आया हूँ। पार्ट 4 कल सुबह लाऊंगा, पार्ट 5 कल शाम को। यानी टोटल 100 क्वेश्चन में फिजिक्स के कराने वाला हूँ, जो कल शाम तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप इसे कर लेते हैं तो आपका किसी भी शिफ्ट में एग्जाम होगा, उम्मीद करता हूँ 1 से 2 क्वेश्चन इसे जरूर मिल जाना चाहिए। गारंटी नहीं ले सकता हूँ क्वेश्चन फ्रेंड्स क्वेश्चन का, क्योंकि 100 क्वेश्चन काफ़ी कम होते हैं। 100 में अगर 1-2 भी मिल जाते हैं तो आप लकी माने जाएंगे। तो 100 क्वेश्चन कुछ ज़्यादा नहीं होते। 100 क्वेश्चन का मतलब है, अगर आप मेरा 15 से 75 मिनट का वीडियो देख लेते हैं कुल, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन मिल ही जाए आपको। ठीक है, तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये नेक्स्ट क्या है, मतलब पहला क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। कोयले के किस किस्म में मूल पादप द्रव्य के अभिज्ञेय अवशेष पाए जाते हैं? ऑप्शन है एंथ्रेसाइट, ऑप्शन बी लिग्नाइट, ऑप्शन सी पीट, ऑप्शन डी बिटुमेन। तो कह रहा है कोयला का ऐसा कौन सा किस्म है, ठीक है, जिसे मूल पादप द्रव्य के अभिज्ञेय अवशेष पाए जाते हैं। तो ये कौन सा कोयला होगा फ्रेंड्स? ये होता है पीट कोयला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हम ज़्यादा टाइम आप लोग का नहीं लेंगे, क्योंकि आप लोग कहते हैं वीडियो बड़ा हो जाता है, तो मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट में आपको आंसर दे दूँ। ठीक है, किसी रेडियो एक्टिव मीन्स रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है? तो ये थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आंसर बता देता हूँ। कह रहा है जब किसी रेडियो एक्टिव यानी कि रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, तो उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है? तो इसका आंसर फ्रेंड्स 8 महीने। अब इसका मैं लॉजिक या कैलकुलेशन नहीं बता पाऊंगा, आप लोग सर्च कर लीजिएगा कहीं से भी, ठीक है, लेकिन 8 महीने इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसने एक महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र के एमआरआई के विकास में सहायता की और उसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? यानी कौन सा व्यक्ति है जो महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र यानी एमआरआई बात हो रहा है के विकास में सहायता के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो कौन है? पाल्सी लोटरबर। यानी पाल्सी लोटरबर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो महत्वपूर्ण नैदानिक यंत्र यानी कि एमआरआई के विकास में सहायता प्रदान किया। एमआरआई एक मान लीजिए एक यंत्र होता है, आप जानते हैं एमआरआई जो टेस्ट होता है, तो उसका जो यंत्र होता है उसके विकास में इन्होंने सहायता प्रदान किया, किन्होंने? पाल्सी लोटरबर ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट भी है। तो क्या है? ऑप्शन ए शीतलक, ऑप्शन बी ईंधन, ऑप्शन सी नियामक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी नियामक। तो आपको मालूम होना चाहिए न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग जो होता है नियामक के रूप में ही होता है। ठीक है, नियामक कहते हैं, मॉडरेटर कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है, परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोल, ऑप्शन सी जलने वाली गैस है, ऑप्शन डी यूरेनियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन डी यूरेनियम। ये भी कई बार रिपीट हो रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन जो है यूरेनियम है। नेक्स्ट क्या है, नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या हो सकता है, कैसे प्रयोग किया जाता है? मतलब ग्रेफाइट का प्रयोग ईंधन के रूप में, या फिर स्नेहक के रूप में, या विमंदक के रूप में, या फिर विद्युत रोधी के रूप में। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? विमंदक के रूप में। यानी नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट का प्रयोग जो होता है विमंदक के रूप में किया जाता है, जो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन ए है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी मीथेन है, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन डी ओजोन गैस है। तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी कि ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा निष्कासित मुख्य नुकसानदेह गैस जिससे वायु प्रदूषण होता है, वो कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। यानी कि वायु प्रदूषण का जो मुख्य स्रोत कह सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड है, जो ऑटोमोबाइल वाहनों द्वारा उत्पन्न होती है। यानी ऑटोमोबाइल वाहनों आप समझ रहे हैं, मतलब बाइक वगैरह, फोर व्हीलर वगैरह से भी जो गैस निकलती है और जो प्रदूषण को जन्म देती है, वायु प्रदूषण को, वो कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। नेक्स्ट क्या है, भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र है? ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी नाग, ऑप्शन डी त्रिशूल। तो भारत में निर्मित कौन सा मध्यवर्ती परास जो है वो परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेपास्त्र है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए अग्नि। यानी अग्नि जो है वो मध्यवर्ती परास परमाणु क्षमता योग्य प्रक्षेप अस्त्र है, यानी प्रक्षेप का अस्त्र है कह सकते हैं। ठीक है, तो अग्नि है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंकीय सिग्नल में किस प्रलेख को कोडन करने के बाद उसे टेलीफोन, टेलेक्स या उपग्रह के द्वारा प्राप्तकर्ता के पास भेजा जा सकता है, जहां उसका विकोडन
किया जाता है, यानी पहले कोडन होता है फिर उसका विकोडन होता है, और मूल प्रलेख की सही प्रति तैयार की जाती है। निम्नलिखित में से वो प्रक्रिया कौन सी है जो इसका प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन ए फैक्स, ऑप्शन बी शब्द संसाधन, ऑप्शन सी टेलेक्स, ऑप्शन डी ईमेल। तो आपको थोड़ा सा इसका अंदाजा लग गया होगा क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, आंसर छिपा होता है। क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, बट एक बार फिर से पढ़ेंगे तो आपका आंसर उसी में दिख जाएगा। जैसे कह रहे हैं ना, अंकीय सिग्नल में किस प्रलेख को कोडन करने के बाद उसे टेलीफोन, टेलेक्स या उपग्रह के द्वारा प्राप्तकर्ता के पास भेजा जा सकता है। यानी कि कह रहा है टेलीफोन, टेलेक्स, यानी कि किसी नंबर के थ्रू आप खुद समझ सकते हैं, टेलीफोन, टेलेक्स या उपग्रह के द्वारा। इसका मतलब आप समझ में आ रहा है, जहाँ उसका विकोडन किया जाता है। यानी कि क्या होता है फैक्स, फैक्स में हम लोग क्या करते हैं, किसी नंबर थ्रू, वैसे फोन नंबर होता है, फैक्स नंबर होता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? फैक्स हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं? ये लगभग सभी को मालूम होगा। ऑप्शन ए पाइथागोरस, ऑप्शन बी यूक्लिड, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी कैपलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन बी यूक्लिड। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 9-10 में यूक्लिड ज्योमेट्री जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से उन रेखाओं को क्या कहा जाता है जो उन स्थानों पर मिलती हैं जहां तड़ित झंझा आती है? तड़ित झंझा मतलब बिजली चमकना जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आइसोहाइट्स है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी आइसोक्रोन्स, ऑप्शन सी जो है आइसोब्रोन्स, ऑप्शन डी है आइसोफिन्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी आइसोब्रोन्स, यानी कि उन रेखाओं को आइसोब्रोन्स कहा जाता है। ठीक है, जो उन स्थानों पर मिलती हैं जहां तड़ी झंझा आती है। यानी मान लीजिए कहीं तड़ी झंझा आ रहा है, वो कोई स्थान है, वहाँ पे कुछ रेखाएं मिल रही हैं, तो वो रेखाएं क्या कहलाती हैं? आइसोब्रोन्स कहलाती हैं, आइसोब्रोन्स। नेक्स्ट देखते हैं, तापमान घटने के साथ साथ किसी वस्तु का प्रतिरोध क्या होता है? घटता जाता है, बढ़ता जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर शुरू में घट जाता है और उसके बाद बढ़ जाता है? कुछ टाइपिंग एरर फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? घटता जाता है। यानी तापमान बढ़ने के साथ साथ किसी वस्तु का प्रतिरोध घटता जाता है। अगर तापमान घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। ठीक है, यानी तापमान के जो है समानुपाती होता है या अनुक्रमणानुपाती होता है कौन सा चीज़? प्रतिरोध। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लियोनार्डो दा विंची, ऑप्शन बी डेनिस गेशॉन, ऑप्शन सी जोसेफ अस्पर्डीन, ऑप्शन डी पेर्सी एल स्पेंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन सी जोसेफ अस्पर्डीन। यानी कि पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ अस्पर्डीन ने किया था। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, पोर्टलैंड और जोसेफ अस्पर्डीन नाम थोड़ा सा मिलाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, भूलेगा नहीं कभी। यानी पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार जो है जोसेफ अस्पर्डीन ने किया था। नेक्स्ट, भारत की पृथ्वी पर मार करने वाली पहली सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल कौन सी है? तो कौन सी है फ्रेंड्स? पृथ्वी। इसका नाम से ही क्लियर है, ज़्यादा सोचना नहीं है। भारत की पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली पहली सफलतापूर्वक, यही क्वेश्चन बनेगा, पहली सफलतापूर्वक विकसित देशज मिसाइल। विकसित देशज मिसाइल कौन सी है? पृथ्वी है। यानी पृथ्वी से पृथ्वी पर मार करने वाली जो है भारत की पहली जो सफलतापूर्वक मिसाइल है, सफलतापूर्वक विकसित मिसाइल है, वो कौन सी है? तो पृथ्वी ही है। मतलब भारत की धरती पर बनी भी है, ठीक है, और सफलतापूर्वक विकसित भी यहीं पे, सब कुछ मतलब देशी मिसाइल, पूरी तरह से देशज है। तो कौन सी? पृथ्वी है। नेक्स्ट, परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन के कारण, रासायनिक ऊर्जा का ताप ऊर्जा में परिवर्तन के कारण, यांत्रिक ऊर्जा का नाभिकीय ऊर्जा में परिवर्तन के कारण, या फिर न्यूट्रॉन का प्रोटॉन परिवर्तन कारण। तो किस कारण होता है? द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन कारण। यानी कि परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में जो ऊर्जा निकलती है वो क्यों निकलती है? द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन कारण। यानी द्रव्य जो होता है ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, इस कारण क्या होता है? भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है परमाणु बम के विस्फोट में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अल्फ्रेड नोबल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? ऑप्शन ए स्टीम इंजन, ऑप्शन बी ऑटोमोबाइल, ऑप्शन सी डायनामाइट, ऑप्शन डी टेलीफोन। तो आपको मालूम है इसका आंसर क्या होगा? डायनामाइट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? अल्फ्रेड नोबल हैं। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? तो था डायनामाइट। यानी डायनामाइट का संबंध आपका अल्फ्रेड नोबल से है, यानी डायनामाइट के जो आविष्कारक हैं वो अल्फ्रेड नोबल हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व हैं, कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए बोरॉन और कैडमियम, ऑप्शन बी बोरॉन और प्लूटोनियम, ऑप्शन सी कैडमियम और यूरेनियम, ऑप्शन डी यूरेनियम और बोरान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए बोरॉन और कैडमियम। यानी कि नाभिकीय विखंडन के दौरान नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया यानी सीरीज जो होता है, सीरीज रिएक्शन, ठीक है, श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने के लिए प्रयुक्त दो तत्व कौन है? बोरॉन और कैडमियम। तो याद रखिए बोरॉन और कैडमियम जो है इसमें यूज होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं,
भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि यह सस्ता है, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, इंजन को कम नुकसान पहुंचाता है। ऑप्शन सी, उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है। ऑप्शन डी, कच्चे माल से उसका अधिक उत्पादन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? नॉर्मल क्वेश्चन है कि उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है। ठीक है, यानी डीजल में अधिक क्षमता होती है और ईंधन कम लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए भारी मोटर वाहनों में डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है, ना कि पेट्रोल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जो पानी को अत्यधिक प्रदूषित करती है? ऑप्शन ए आर्सेनिक, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी मैग्नीशियम। ये भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, आप सबको मालूम होगा। तो इसका आंसर क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए आर्सेनिक। यानी आर्सेनिक जो धातु है वो पानी को बहुत ज़्यादा प्रदूषित करती है, जिसकी वजह से क्या होता है? पानी प्रदूषित हो जाता है और पानी गंदा हो जाता है। ठीक है, जिससे काफ़ी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि पानी में कम आर्सेनिक होना चाहिए, तभी पानी स्वच्छ माना जाता है। अगर पानी में आर्सेनिक अधिक हो जाएगा तो पानी गंदा हो जाएगा, जिससे बीमारियाँ फैलने का डर रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की जरूरत होती है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। नहीं मालूम होगा तो मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग कोशिश करें इसका आंसर बताने का। और बाकी रहा सवाल इसके पीडीएफ वगैरह का, तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर इसका पीडीएफ आप इजीली पा जाएंगे। फिर कल सुबह आपको इसका चौथा पार्ट मिलेगा, कल शाम को इसका पाँचवा पार्ट मिल जाएगा। फिर इसके बाद कोशिश करेंगे केमिस्ट्री स्टार्ट करने का। ठीक है, केमिस्ट्री के बाद फिर बायोलॉजी पाएंगे, क्योंकि साइंस का पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रेलवे की परीक्षाओं के लिए। भले उसमें मेंशन नहीं होता साइंस कितना है, लेकिन साइंस लगभग आपके 12 से 15 क्वेश्चन रहने ही रहने हैं टोटल 40 के जीके क्वेश्चन में। ठीक है, टोटल 40 के क्वेश्चन में। तो आप उम्मीद करूंगा आपसे कि आप ये वीडियो अंत तक देखते होंगे और इस क्वेश्चन का जवाब भी देंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।